आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 और हमारा आज का टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लाई करती है, ऐसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स से सिमिलर चार्जेस हों तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है, जबकि अपोजिट चार्जेस हों तो हमेशा जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, इसको एक्सप्लेन करता है कॉलम्स लॉ। और कॉलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ये दोनों चार्जेस के दरमियान दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। और मैथमेटिकली इसको राइट कर सकते हैं F = KQ1 Q2 बाई R², जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिमिलरली आप इसी तरह से जो मैसेज के दरमियान फोर्स लाई करती है, ऐसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F = Gm1m2 बाई R²। अब ये जो दोनों लॉज हैं, इन दोनों लॉज में आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है, लेकिन ये फोर्स अराइज कहाँ से होती है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। ठीक है, यानी ये फोर्सेस अराइज कहाँ से होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ओरिजिन को नहीं बता सकते। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड कॉलम्स लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट साइलेंट अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, कि हम ओरिजिन के बारे में नहीं बता सकते। बेसिकली हर एक जो फोर्स है, हर एक फोर्स का कोई ना कोई ओरिजिन ज़रूर होता है। जैसे आप देखते हैं बेसिक फोर्सेस है नेचर के अंदर, 4 फोर्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट वन फोर्स हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मैसिव बॉडीज़ के दरमियान लाई करती है, नेचर के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और इस फोर्स का ओरिजिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि किसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल फ़िलहाल तो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, जिसको ग्रेविटॉन का नाम दिया गया। अलबत्ता कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली एज्यूम किया जाता है कि जैसे हर एक फोर्स को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अराइज करने के लिए भी एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ग्रेविटॉन एक्सचेंज होने की वजह से ये फोर्स अराइज होती है। सिमिलरली जो कॉलम फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव उस वक्त लाई करती है जब दोनों चार्जेस के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है। ये पार्टिकल्स इनफैक्ट फोटोन है। ठीक है, जब दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोटोन एक्सचेंज होगा तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी या तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। ये डिपेंड करती है चार्जेस की नेचर के ऊपर। तो हम छोटी क्लासेस के अंदर तो इनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन इनके ओरिजिन को डिस्कस नहीं करते। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। तो हम यहाँ इस लेवल पे ये कहेंगे कि द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस इज स्टिल अननोन, कि इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, स्टिल अननोन है। हायर क्लासेस के अंदर आप ज़रूर देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, कॉलम फोर्स फोटॉन्स के एक्सचेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जो थर्ड नंबर पे है वीक इंट्रैक्शन, और देन फोर्थ नंबर पे है शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्सेस भी किसी न किसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, बड़ी क्लासेस के अंदर हम इनके ओरिजिन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे फर्स्ट वन साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक फिगर ले लेते हैं। लेट से आपके पास ये एक चार्ज पार्टिकल है Q। इस चार्ज पार्टिकल को हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं।
जबकि इसके अराउंड एक सर्टेन रीजन मैंने मेंशन कर लिया और इस रीजन के अंदर एक छोटा सा चार्ज प्लेस कर दिया। लेट से ये चार्ज जो है ये Q0 है। ये Q0 जो है, इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज का नाम देंगे। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज से क्या मुराद है? वो चार्ज जिसकी फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे चार्ज को हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं। जबकि वो चार्ज जो सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए और जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम सोर्स चार्ज की फील्ड के इफ़ेक्ट को स्टडी करना चाहते हों, ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। टेस्ट चार्ज से मुराद ऐसा चार्ज जिसको हम फील्ड के अंदर प्लेस करते हुए किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फोर्स को चेक करना चाहते हो, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। अब टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि ये सोर्स चार्ज की फील्ड को इफ़ेक्ट ना करे। इनफैक्ट टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज अगर ये दोनों सिमिलर नेचर रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर रखते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से इनकी फील्ड के अंदर भी इनकी फील्ड के अंदर भी वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो बहरहाल टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड हम एज्यूम करते हैं कि इतनी स्मॉल है कि ये सोर्स चार्ज की फील्ड को इफ़ेक्ट नहीं करती, सोर्स चार्ज की फील्ड को चेंज नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है। तो लेट से Q हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इसके अराउंड हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को प्लेस कर दिया है। अब लेट से इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r के इक्वल है। r इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम। अब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाई करेगी, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, द फोर्स of attraction or repulsion between these 2 point charges is directly proportional to the product of their charges but inversely proportional to the square of the distance between them, and mathematically it can be written as F equal to K Q1 Q2 by R square। ठीक है, ये कॉलम लॉ से हमने इक्वेशन ले ली। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब अगेन अगर फिगर पे आ जाएं तो इस फिगर पे हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। एक आपके पास है सोर्स चार्ज, इसको हमने Q कहा, और एक आपके पास है टेस्ट चार्ज, इसको हमने Q0 कह दिया। तो सोर्स चार्ज Q1 इज़ इक्वल टू Q है और दूसरा चार्ज Q2 ये हमारे पास किसके इक्वल है? सिंपली Q0 के इक्वल है। यहाँ पे Q0 आता है। ओके, R इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम, या डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्या है? R है। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 के अंदर जो तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं। Q1 इज़ इक्वल टू Q, Q2 इज़ इक्वल टू Q0 एंड R इज़ इक्वल टू R। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी F इज़ इक्वल टू K। Q1 की जगह पे Q राइट किया, Q2 की जगह पे Q0 राइट किया, और सेपरेशन या डिस्टेंस दोनों के दरमियान R था तो आपने R स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमें ये बात बताती है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब प्लेस कर दिया जाए तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल होगा। जब डिस्टेंस स्मॉल होगा तो फोर्स लार्ज एक्ट करेगी। इसी तरह से अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से दूर ले जाएं तो डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब प्लेस कर दें तो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की ज़्यादा फोर्स को फील करेगा। अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से ग्रेजुअली अवे मूव कराते जाएं तो फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती जाएगी। डिक्रीज़ करते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब टेस्ट चार्ज को आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूर ले जाएंगे तो उस वक्त जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सोर्स चार्ज है ये
अपने अराउंड किसी एक स्पेसिफिक रीजन तक फोर्स एक्ट कर सकता है। यानी अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को सोर्स चार्ज के अराउंड प्लेस करें तो सोर्स चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन तक फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। उस रीजन से अगर बाहर चले जाएं तो फिर कोई भी जो फोर्स है ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ तक सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। यही रीजन या स्पेस जो एक सोर्स चार्ज के अराउंड लाई करती है, इसी रीजन को या स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। फील्ड बेसिकली कहते हैं किसी रीजन को या स्पेस को जहाँ तक कोई भी सोर्स चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट कर सकता हो, ऐसी फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन और स्पेस अराउंड a source charge in which test charge can feel the electrostatic force of source charge called the electric field। वो रीजन या स्पेस सोर्स चार्ज के अराउंड, वो रीजन या स्पेस जहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी वो रीजन या स्पेस जहाँ तक कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकता है, इस रीजन या स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? कितनी ज़्यादा फोर्स चार्ज पार्टिकल फील करता है, इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Force per unit charge is called electric field strength and mathematically it can be written as E is equal to F by Q। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल जो है ये सोर्स चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल करीब पड़ा हो तो देन टेस्ट चार्ज पार्टिकल सोर्स चार्ज की ज़्यादा फोर्स को फील करेगा। अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से दूर ले जाएं तो फिर टेस्ट चार्ज पार्टिकल सोर्स की कम फोर्स को फील करेगा। इसका मतलब है स्ट्रेंथ सोर्स चार्ज के करीब करीब ज़्यादा है और दूर जाते जाएं तो स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैथमेटिकली कैसे है? E इज इक्वल टू F बाई Q से मुराद फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, आपके पास टॉप पे है F और डिनोमिनेटर में है Q नॉट। ठीक है, यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कूलम, तो न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट बन जाती है। ठीक है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा एक वेक्टर क्वांटिटी को Q नॉट यानी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर लें तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम होगी जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्ट करेगी, और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बनेगी न्यूटन पर कूलम। और बाद में हम देखेंगे कि न्यूटन पर कूलम ये एक और यूनिट के इक्वल आती है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ड्राइव भी करेंगे कि न्यूटन पर कूलम इज़ आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ओके, अब हम इसके दूसरे फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला है जो कि हम डेवलप करेंगे। इसके लिए अगेन हम इक्वेशन 2 पे आ जाते हैं। इक्वेशन 2 अगर देखें तो आपके पास ये थी इक्वेशन 2, F इज़ इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो है E इज़ इक्वल टू F बाई Q। F की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम F की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 3 में पुट करें तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो यही स्टेप कर लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 2 f इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यूजिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, e इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये f की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। जो डिवाइड था, डिवाइड को मैं ये डिवीजन लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट लिखना था, क्यू नॉट ये लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करेंगे, तो अगली रकमें उलट जाएंगी, आपके पास आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाई क्यू नॉट, ठीक है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो अगली रकम हमने उल्टा दी। अब क्यू नॉट और क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक नया फार्मूला हमारे पास बन गया। अब ये फार्मूला हमें बताता क्या है? ये फार्मूला हमें ये बात बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, सॉरी बल्कि 3 फैक्टर्स हम कह सकते हैं। तीसरा फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्स्ट वन फैक्टर है क्यू। ये क्यू कौन सा है? ये सोर्स चार्ज है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ओके। और सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी कम होगी। ये फर्स्ट वन फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं आर स्क्वायर पे, ठीक है। के को लास्ट पे डिस्कस करेंगे। आर स्क्वायर है तो इक्वेशन 4 हमें बताती है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर हम R को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करती जाएगी। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। इसका मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल के करीब देखें, सोर्स चार्ज पार्टिकल के करीब देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर सोर्स चार्ज पार्टिकल से ग्रेजुअली दूर जाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती जाएगी। आर स्क्वायर के साथ ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट आल्सो फॉलोज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। जैसे दोनों फार्मूला से क्लियर है। कूलम्ब फोर्स को आप राइट करते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैलकुलेट किया, ई इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जब आप एक सोर्स चार्ज पार्टिकल से अवे जाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और जस्ट लाइक आपके पास जो कूलम्ब फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ओके। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब तो ये 2 फैक्टर्स थे, तीसरा फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है, बिकॉज के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। मीडियम के चेंज करने से अगर सोर्स और टेस्ट चार्ज के दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। के की वैल्यू चेंज होने से देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट आल्सो चेंजेस, ओके। ये भी वहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये फिर देन के पे भी डिपेंड करती है। अब अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के अंदर के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको उठा के ऊपर इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। लास्ट इक्वेशन है 4 इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जस्ट के की जगह पे वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है
ये इक्वेशन नंबर 5 उस वक्त तक वैलिड है जब तक ये कहाँ पे हो, ये वैक्यूम के अंदर मौजूद हो। ठीक है, सोर्स और टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान क्या हो, कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² है। यहाँ पे कहीं भी Q0 मौजूद नहीं है, या इक्वेशन 4 में देखें E इज़ इक्वल टू KQ/r² है, कहीं भी Q0 मौजूद नहीं है। Q0 क्या था, Q0 टेस्ट चार्ज था। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q0 यानी टेस्ट चार्ज से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 बताती हैं। अब इक्वेशन 5 में हमने K की वैल्यू वो पुट की है जब ये वैक्यूम के अंदर मौजूद हो। अब K की वैल्यू मीडियम के अंदर क्या होती है, मीडियम के अंदर K की वैल्यू राइट की जाती है 1/4πε0ε r। इसको उठा के अगेन इक्वेशन कहाँ पे पुट करेंगे, 4 में, तो 4 इक्वेशन बन जाएगी E प्राइम इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको इक्वेशन 6 कह देते हैं। यहाँ पे जो है वो E प्राइम इसलिए राइट किया कि सिंपली E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है जब वैक्यूम का केस हो, और E प्राइम मीडियम के केस को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मीडियम के इंट्रोड्यूस करने से, यानी एप्सिलॉन R और E प्राइम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम के इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा डिक्रीज़ करती है, जस्ट लाइक कॉलम फोर्स, जैसे कॉलम फोर्स डिक्रीज़ करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 6 को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। E प्राइम इज़ इक्वल टू 1/εr हमने यहाँ से बाहर सेपरेट कर लिया, 1/4πε0 Q/r² को हमने ब्रैकेट के अंदर राइट किया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो सारी टर्म है, ये सारी टर्म अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 5 में ये बराबर है हमारे पास किसके इक्वल, E के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं E प्राइम इज़ इक्वल टू 1/εr एज इट इज़, और ब्रैकेट के अंदर होल फैक्टर की जगह पे E राइट कर लेंगे। अब इसको रीअरेंज करेंगे, एप्सिलॉन r को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, E प्राइम को राइट साइड पे लाएं तो डिवाइड हो जाएगा, एप्सिलॉन r आ जाएगा E डिवाइडेड बाई E प्राइम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ से आपके पास एक और मैथमेटिकल फॉर्म बन गई जिससे आप रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in case of vacuum to the electric field intensity in case of medium is called relative permittivity of the medium. ठीक है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन केस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, टॉप और बॉटम पे एक ही आपके पास यूनिट है, न्यूटन पर कॉलम और न्यूटन पर कॉलम दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, एप्सिलॉन r की कोई भी यूनिट नहीं बचती। और अगेन देखें तो E की वैल्यू E प्राइम से लार्ज होती है। ठीक है, यह भी हमने टॉप पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम के केस में ज़्यादा होती है और मीडियम के केस में हमेशा डिक्रीज़ करती है। तो सो हम कह सकते हैं एज E इज़ ग्रेटर देन E प्राइम, सो एप्सिलॉन r इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मीडियम। ठीक है, कोई भी मीडियम हो तो उसके लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पॉइंट पे आ जाते हैं, वेक्टर नोटेशन है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिटन एज E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q0, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इक्वेशन में अगर देखें
तो E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, फोर्स, और ये जो फोर्स है, जो डायरेक्शन फोर्स की बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बनेगी। जबकि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज आप कांस्टेंट किसी भी जगह के ऊपर प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की बनेगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। और नेक्स्ट में इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब E के ऊपर एक एरोहेड लगाएंगे यहाँ पे, तो लास्ट पे हमें एक यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, R यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ वैक्यूम, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन R इंट्रोड्यूस नहीं किया। एप्सिलॉन R इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये मीडियम का केस हो जाएगा। What is R unit vector? R unit vector is the unit vector which specifies the direction of force, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी, ठीक है। ये इसका लास्ट वन पॉइंट था। अब एक क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed inside the electric field of charge, in which direction it will move। फिगर आपके पास ये है, ये आपके पास सेंटर पे एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है और इसके साइड पे एक Q नॉट, ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो कहता है कि इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो देखें आपके पास क्या है कि इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज की फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होगी, वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। ये इक्वेशन कहाँ से है, ये इक्वेशन आई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से। E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज चूँकि क्यू नॉट है तो हमने क्यू नॉट ई राइट कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें ये बात बताती है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिगर में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। जो डायरेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन के अंदर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, यानी पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। स्टेटमेंट अगर ऐसे हो, इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज यानी माइनस क्यू नॉट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, ठीक है। ये सेंटर में सोर्स चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और एक टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो तो उस वक्त ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये फोर्स फील करेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है तो फोर्स इसके ऑपोजिट होगी, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन इसके रिलेवेंट इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसका फर्स्ट वन पेज था, ये इसका सेकंड वन पेज है, और ये इसका थर्ड वन पेज है, और ये इसका फोर्थ वन पेज है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसके रेलिवेंट न्यूमेरिकल अप्रोच को देखेंगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना है, और इसके रेलिवेंट एक एग्जांपल मौजूद है और एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, उनको सॉल्व करेंगे। और अगर इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।